हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं सेंटर ऑफ मास को। लास्ट लेक्चर में अपन ने सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ा था बच्चे? लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था क्या सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन। बट वहाँ जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ना, उसमें पॉइंटेड मास थे अलग अलग। एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, अलग अलग पॉइंट पर मास थे 1 kg, 2 kg, 3 kg। ठीक है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ जाता है। ऐसे ycm, ऐसे zcm और rcm भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने सिखा दिए थे। दो मास का अगर सिस्टम है तो उसमें क्या होता है बेटा, अगर m1 से डिस्टेंस देखनी है मुझे, m1 से डिस्टेंस r1 क्या लिखा था, m2r अपॉन m1 प्लस m2। इधर से देखनी है ना m2 से डिस्टेंस r2, तो r2 क्या था, m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो इतनी सारी कहानी अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे देखो, आज वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे अपन कोई ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है या सिस्टम भी बोल सकते हो उसको। अब उस ऑब्जेक्ट का कोई भी शेप हो सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर की कहानी है ये। जैसे कोई भी आपको दे दिया, क्यूब है, क्यूबॉइड, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कोन, सॉलिड कोन, इस टाइप की जो ज्योमेट्रीज होगी, उन सब ज्योमेट्रीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। हो सकता है बॉडी, जो भी ज्योमेट्री हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो, वो 2D ज्योमेट्री हो सकता है, 3D ज्योमेट्री भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, सभी का सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए बच्चों में पहले आपको एक टर्म पढ़ाऊंगा, मास डेंसिटीज, टाइप ऑफ मास डेंसिटीज। मास डेंसिटी कितने टाइप की होती है देखो जरा, तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, टाइप ऑफ मास डेंसिटीज। हो सकता है आपको कभी पहले बताया हो मैंने, टाइप ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी 3 टाइप की होती है। अब इसमें कुछ नहीं है, नाम से ही पता लग जाएगा आपको। फर्स्ट होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी होते हैं बेटा मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। अब अगर इसका ऐसा यूनिट देखूंगा ना, तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगा मेरे पास, ऐसा यूनिट जो निकल के आएगा ना, ऐसा यूनिट ऑफ लेमडा। ये मास डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं, अभी मैं लिख दूंगा नीचे। तो ये आता है kg पर मीटर। ठीक है, मीन्स 2 kg पर मीटर, 3 kg पर मीटर, 4 kg पर मीटर। तो इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा क्या हो जाता है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, लेमडा क्या हो जाता है बेटा, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, अब ये कौन कौन से एलिमेंट के लिए या इसका क्या मतलब है ये समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको बच्चे। जैसे मान लो एक रोड दी गई है, ये रोड है आपके पास, ये रोड है, ये रोड आ गई। ठीक है, ये रोड आ गई और ये रोड का लेंथ बोल दिया आपसे, ये रोड का लेंथ है 3 मीटर। और इसका जो लेमडा दे दिया आपको, लेमडा दे दिया कितना, आपको लेमडा बोल दिया जाए 5 kg पर मीटर है। मतलब 1 मीटर के लिए जो है ना 5 kg मास है। तो रोड का मास कितना हो जाएगा, देखो रोड का 1 मीटर होता, अब ये यहाँ से यहाँ तक रोड 3 मीटर की है, तो अगर ये 1 मीटर होता ना रोड का, ये 1 मीटर सपोज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर रोड का 1 मीटर होता तो 5 kg होता। तो अब बताओ 3 मीटर होगा तो कितना kg होगा। बहुत आसान है बच्चों, आप खुद भी समझ सकते हो। तो आप इस रोड का अगर आप निकालना चाह रहे हो ना क्या, मास, तो मास क्या लिख दोगे, यहाँ से मास निकालना है तो लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ कर दोगे क्या। वैसे ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता भी लग रहा होगा। 5 × 5 × 5, सॉरी 5 + 5 + 5, 3 मीटर है ना, तो 1 मीटर का 5, अगले 1 मीटर का 5, अगले 1 मीटर का 5, तो 15 kg की रोड हो गई। बट हकीकत में क्या हो क्या रहा है, ये 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना। अगर मुझे मास चाहिए तो मास चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लेमडा इंटू लेंथ। तो लेमडा इंटू लेंथ क्या आ गया बेटा, तो लेमडा आ गया 5 kg पर मीटर। अब यूनिट का ध्यान रखना है बेटा, 3 मीटर, मीटर से मीटर गायब हो गया तो 15 kg। ये तो बड़ा आसान सा था, इसलिए आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर यही रोड का लेंथ मान लो 3.2 मीटर होता तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते बच्चे, डायरेक्ट नहीं कर पाते। अभी तो क्या है, डायरेक्ट कर लिया आपने, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। रोड का लेंथ मान लो 2.78 होता तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाते। फिर आपको क्या करना है, बस लेमडा इंटू लेंथ कर देना है तो मास आ जाएगा। ठीक है, अब ये लीनियर मास डेंसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन कौन सी ज्योमेट्रीज में यूज होगी है, यूज है इन रोड। एक तो रोड में हो सकती है, जैसा कि ये हो सकता है, एक रिंग में हो सकती है, रिंग में हो सकती है, एक कोई भी वायर का फ्रेम दिया हो, वायर फ्रेम,
रेक्टेंगल हो सकता है वो, वायर फ्रेम या रेक्टेंगुलर फ्रेम या स्क्वायर फ्रेम, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा। अबे क्या हो गया है? रोड रिंग रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम में भी ऐसा ऑब्जेक्ट का यूज हो सकता है, ये लीनियर मास डेंसिटी का यूज हो सकता है। तो कहानी लिख लो बच्चे, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा जो है इसका यूनिट केजी पर मीटर हो गया। यूज कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे पता लगाया जा सकता है। अब जैसे ये रिंग होगी तो रिंग का लेंथ क्या लिख दूंगा बेटा, अगर पूरी की पूरी रिंग है तो पूरी पूरी रिंग का लेंथ क्या लिखा जाता है, रिंग का रेडियस r है तो रिंग का लेंथ लिख दिया जाएगा 2πr। रेक्टेंगुलर फ्रेम है इस टाइप से, रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो उसका लेंथ क्या लिख दिया जाएगा, ये साइड लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ ब्रेड्थ 2a प्लस 2b, याद भी होगा आप लोगों को बच्चे। तो यहाँ तक की कहानी लिखो, जरा वीडियो पॉज कर लो और यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ, देखो क्या है नेक्स्ट वाली कहानी। शैलेश कहाँ है? तो दूसरा वाला जो है अपने पास आता है क्या बेटा, अब यहाँ दूसरे वाले में यहाँ लीनियर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा सरफेस। तो सरफेस मास डेंसिटी या इसको एरियल मास डेंसिटी भी बोल देंगे। तो एरियल मास डेंसिटी इसको बोल देंगे मास अपॉन, यहाँ लेंथ की जगह आ जाएगा क्या, एरिया, यहाँ यूनिट में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका नोटेशन लैम्डा नहीं होता, सिग्मा होता है। इस टाइप के साइन को सिग्मा बोला जाता है, सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन एरिया। ठीक है, तो चलो उसको लिख देता हूँ मैं, पूरी कहानी आपको समझा देता हूँ। देखो क्या है, तो सेकंड वाला मास डेंसिटी के बारे में समझ लेते हैं जरा। सेकंड वाली मास डेंसिटी क्या है, देखो एरिया मास डेंसिटी, और उसके एग्जाम्पल वगैरह सब कहानी समझा देता हूँ किस टाइप से है। हाँ, तो सेकंड है क्या बेटा अपने पास, एरिया मास या एरियल भी बोल सकते हैं, डेंसिटी, या इसका एक और नाम है सरफेस मास डेंसिटी। तो ये जो बेटा होता है ये क्या होता है, मास अपॉन एरिया। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, मास, एरिया को ए लिख दिया। अगर इसका ऐसा यूनिट लिखूंगा, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा बोले तो एरिया मास डेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा क्या बेटा, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, किस किस के लिए यूज किया जा सकता है इसको। अब ये होता है बेटा डिस्क के लिए हो सकता है, ये किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं बता रहा मैं, पिछले वाले के जैसे ही है। डिस्क के लिए यूज कर सकता हूं इसको, ट्रायंगुलर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, या फिर होलो ऑब्जेक्ट हो गए, होलो ऑब्जेक्ट्स जैसे होलो स्फीयर, होलो कोन, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये एरिया वाला आ गया। तीसरा तो आप लोग जानते होंगे जिसको आप सिंपल डेंसिटी बोलते हो ना, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी बहुत बार यूज हो चुका है। अभी सिंपल अपन डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको सिंपल डेंसिटी भी बोला जा सकता है, क्या ओनली डेंसिटी भी लिखा जा सकता है इसको, सिंपली डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब भी मास अपॉन वॉल्यूम ही है। इसको डिनोट किया जाता है रो से, ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम V। अब यहाँ से अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूंगा तो आप सब लोग जान गए होंगे, रो का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं बोला गया है, सिंपल आप एक काम करो, अगर केवल डेंसिटी बोल दिया तो वॉल्यूम मास डेंसिटी से ले लेना है। बाकी आप यूनिट से पहचान सकते हो क्या, तीनों का यूनिट अलग अलग है।
तो तीनों की कहानी भी अलग अलग होगी। यहां पे एक इसके लिए लिया जाएगा बेटा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्यूब, सॉलिड कण, जो भी होंगे ना सॉलिड ऑब्जेक्ट, उनके लिए ये लिया जाएगा, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हर जगह मास होता है, और ये होलो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सरफेस सरफेस पे मास होता है ना। जैसे बोतल है, ये एक बॉक्स बताऊं आपको, तो बताओ जरा इसमें कौन सा वाला डेंसिटी काम में लोगे अगर आपको जरूरत पड़ी तो। ये इतना मास है इसमें, देख लो जरा ध्यान से, ये इतना मास है, ठीक है। इसका डेंसिटी एरिया वाला डेंसिटी लिखूंगा क्योंकि ये होलो ऑब्जेक्ट है, होलो ऑब्जेक्ट है ना, तो होलो ऑब्जेक्ट होने के कारण क्या करूंगा, इसका डेंसिटी एरिया वाला डेंसिटी लिखूंगा। अगर मुझे एरिया वाला डेंसिटी पता है सिग्मा, मान लो इसका सिग्मा बोल दिया जाए क्वेश्चन में, जो सिग्मा बोल दिया क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में सिग्मा बोल दिया आपसे 2 kg पर मीटर स्क्वायर है, हर 1 kg का, हर 1 मीटर स्क्वायर का 2 kg। अब यहां से यहां तक की लेंथ देखो, यहां से यहां तक, यहां से क्या ये वाला एरिया निकल जाएगा, और जितना ये एरिया होगा उतना ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, सारा एरिया ऐड कर लो, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक की कहानी लिख लीजिए जल्दी से, ये आपको आना चाहिए बेटा। ऐसे ही चार्ज डेंसिटी भी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वो अपन 12th में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। तो यहां तक की कहानी लिख लो आप जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, यहां तक की कहानी लिख ली। अब ये सब कहानी मास डेंसिटी मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि आज अपन जो है बेटा कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिनका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना पूरा का पूरा हर एक जगह पे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट बेटा, जिनमें मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पॉइंट मास में तो क्या था, एक पॉइंट पे मास है, यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां अलग अलग पॉइंट्स पे मास था। अब क्या है, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस मास है। कॉन्टिन्यूअस मास बोले तो कोई भी अलग अलग ज्योमेट्री हो सकती है, जैसे पानी की बोतल देखो आप, क्या इसका पॉइंट मास है क्या, कोई एक पॉइंट मास दिख रहा है क्या, यहाँ कंटिन्यूअस सब जगह मास है क्या। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, या फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम के लिए अब अपन सेंटर ऑफ मास निकालना जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने पॉइंट मास के लिए कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। आजा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में COM लिखूंगा, COM सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस मास सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन। देखोगे अब कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा, कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे हैं बच्चों जिनका सेंटर ऑफ मास क्या है आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे ना, उनका सेंटर ऑफ मास आप डायरेक्ट पता लगा लोगे। जैसे मैं पहला ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, कल भी बताया होगा मैंने आपको, ये रोड है, ये एक रोड आ गई, चौक या चौक ही मान लो, इस चौक का सेंटर ऑफ मास या मिडल में होगा क्या, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ऐसे मास जिनका मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर इस चौक को तोड़ दिया जाए तो अगर यहां से तोड़ूं तो ये जो बराबर बराबर अगर चौक बनी है, बराबर बराबर नहीं बन पाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चौक का मास बराबर बराबर होगा। अगर टुकड़े कर दूं बहुत सारे, तो अगर सारे जो भी दो टुकड़े बराबर लेंथ के होंगे, उन दोनों के जो बराबर लेंथ के अगर टुकड़े होंगे तो उनका मास बराबर होगा, तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। तो अगर ऑब्जेक्ट या सिस्टम सिमेट्रिकल है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा। क्या, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, जो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है उनका डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। अगर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर आपको कुछ न कुछ फिजिक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं, देखो क्या ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अब क्या करना होगा बेटा,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे अपन? तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई सिस्टम आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया और यहाँ जेड एक्सिस भी बना दिया मैंने, ये जेड एक्सिस आ गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का मुझे क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। ये अपने पास सिस्टम आ गया, ये सिस्टम आ गया या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसका मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा बेटा? एक एलिमेंट लूंगा। पहले तो सबसे पहला काम क्या होगा? एक एलिमेंट लेना होता है और उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास पता करो। ठीक है, क्या पता करना है? एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एलिमेंट समझते हो? जैसे एलिमेंट कैसे लेना है ये बताता हूं। जैसे एलिमेंट का मतलब ये है बच्चे, जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट कैसे मिलके बना होगा। जैसे मेरे पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये आ गई क्या डिस्क। तो ये डिस्क कैसे मिलके बनी होगी? रिंग से, बहुत सारी रिंग से मिलके बनी होगी क्या। जैसे ये यहाँ पे मैंने डिस्क बना दी। ये डिस्क बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा? एक ये रिंग लगानी पड़ी होगी, फिर एक अगली रिंग, या फिर एक रिंग ये हो गई, फिर अगली रिंग यहाँ पे लगानी होगी। ऐसे खूब सारी रिंग मैंने बनाई होगी, खूब सारी रिंग्स लगाई होगी। ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स, छोटी 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 इनफाइनाइट रिंग लगा के ये डिस्क बनाई होगी मैंने। ये रिंग से मिलके बना होगा है। ठीक है, डिस्क। जैसे आप देखो जरा, आपने प्याज देखा होगा ना, प्याज देखा है सब लोगों ने। प्याज को काटते हैं तो उसमें लेयर में लेयर में लेयर निकलती जाती है ना। तो पहले वो प्याज क्या था? सॉलिड था। ठीक है ना। अब उसमें से वो एक एक लेयर हटती जा रही है, एक एक, वो आप होलो स्फीयर समझ सकते हो। पहले वो प्याज जो था, ऑनियन सब लोग समझते होंगे, सॉलिड स्फीयर शेप का होता है, ऑलमोस्ट अपन ऐसा मान सकते हैं। उसमें होलो होलो स्फीयर बहुत सारे होते हैं क्या? तो इस टाइप से अपन ये बोल सकते हैं कि वो जो इस टाइप से अपन क्या बोल सकते हैं, वो जो लेयर्स हैं वो सब की सब क्या है? होलो स्फीयर्स है। और वो होलो स्फीयर्स मिल मिल के क्या बना रहे हैं? सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपना सॉलिड स्फीयर बन जाता है बच्चा। ठीक है, तो इसको बोल रहा हूं मैं एलिमेंट, किससे मिलके बना है ये। ठीक है, तो अपने को यहाँ एलिमेंट ढूंढना होगा। अभी क्वेश्चन में और चीजें समझ आ जाएगी, एलिमेंट कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। इसका क्या पता करना है मुझे? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैसे पता किया जाएगा बेटा? पहले एक एलिमेंट ले लेंगे, तो उसको बोल रहे हैं डीएम। डीएम क्या है? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। वो जो स्मॉल एलिमेंट लिया गया होगा उसका मास आ गया है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखते टाइम एक्स आएगा। ये एक्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट जो लिया है ना, उस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वो जो एलिमेंट लिया होगा उस एलिमेंट का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास आएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये। और ऐसे ही एक्सीएम क्या हो जाएगा? ये एक्सीएम जो है ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम आया है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। एक्स किसका सेंटर ऑफ मास? देखो यहां तक की लाइन तो सेम आ रही है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ। तो ये पहले वाला तो एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्सीएम क्या है? जो पूरा सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का निकल के आया है। तो यहां से एक्सीएम होता है बेटा इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ये एक्सीएम होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूला काम आएगा अगर आप डेरिवेशन करोगे तो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं काम आने वाला। ये एक्सीएम है क्या? ऐसे ही सेम पैटर्न पे मैं वाईसीएम निकाल लूंगा। वाईसीएम क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ऐसे जेडसीएम क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ऐसे आरसीएम क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इंटीग्रेशन आर डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, ये सारा पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एक ये याद रखना है, इसके बेसिस पे ये वाई और जेड और आर निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई बुक्स में ये नीचे वाले डीएम को टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख दिया जाए। डीएम को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मास आएगा ना। अब कुछ बच्चों प्यारे बच्चों मेरी बात मान लो, कुछ बच्चे तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन आ गया और इंटीग्रेशन तो हमारे लिए तो भूत है,
मतलब हमें तो इंटीग्रेशन से बहुत ही डर लगता है सर, अब हम क्या करें, अब हमारे लिए तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आज तो दूसरा ही लेक्चर था और इंटीग्रेशन आ गया। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, आगे कहीं ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है, एक या दो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन होगा तो उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपको इंटीग्रेशन से डर लगता है तो। और अगर आप चाहते हो डटकर सामना करना, जिसको आता है कोई दिक्कत नहीं, जिसको लगता है सर नहीं हम सीखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन वाले वीडियोस जाके देख लो या इंटीग्रेशन वाला रिवीजन कर लो। वीडियो देखने का मतलब नहीं 2 घंटे लगा दोगे आप वीडियो देखने में, फटाफट से रिवीजन करो 10 मिनट में। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो वीडियो देख सकता है इंटीग्रेशन की, और फिर यहाँ आ जाओ वापस से, ठीक है। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, इंटीग्रेशन का कोई ज्यादा यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में भी हो सकता है, पर मैं अपन विदाउट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा। रिजल्ट याद रखो अभी आप लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन पे मत जाओ। जब अगर आप कोई भी फॉर्मूले को डेराइव करने जाओगे ना तो इंटीग्रेशन का यूज होगा, तो अपन फॉर्मूला डेराइव नहीं करेंगे, रिजल्ट याद रख लेंगे बस, ठीक है। आप रिजल्ट याद रखो, डेरिवेशन पे मत जाओ, तो इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तो ये लिख लो, यहां तक की कहानी लिखो, यहां से यहां तक। फिर अब अपन क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे मैंने स्फीयर ले लिया, डिस्क ले लिया, होलो स्फीयर, होलो कोन, इस टाइप के अलग अलग मास ले लिए, और उन सभी का मैं क्या करना चाह रहा हूं, उन सभी के लिए मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं बच्चे, उनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिखो, फिर अपन एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होने वाला है, ठीक है। तो पहले यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से बच्चे। चलो यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिखा होगा। चलो गए। अब एक तो है ना, मैं एक लाइन लिखवा देता हूं आपको नोट लगा के, कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है या ऐसी ज्योमेट्रीज जिनको आप लोग जानते हो, उनका डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास भी लिखा जा सकता है। तो मैं लिख रहा हूं नोट लगा के, क्या लिख रहा हूं देखो, नोट लगा के बेटा ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट if an object has symmetrical mass distribution, symmetric mass distribution, then फिर क्या होगा, then center of mass of object at center of mass of object at its geometrical center। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है अभी मैं बता देता हूं सभी के, ठीक है, ताकि आप कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। तो पहला एक एक करके मैं सारे एग्जांपल लिखता जा रहा हूँ और सभी का सेंटर ऑफ मास लिख दूंगा। पहला है, जैसे मान लो यूनिफॉर्म रोड है। यूनिफॉर्म रोड का मतलब एक जैसी है, इसका मास बदल नहीं रहा है, एक ही मास, पूरा का पूरा रोड जो है एक जैसा एक समान रोड है, ठीक है ना। अब अगर यूनिफॉर्म रोड इस टाइप की रोड होगी तो उसको यूनिफॉर्म रोड नहीं बोलेंगे। ये रोड तो मोटी मोटी होती जा रही है, इधर पतली है, इसको नॉन यूनिफॉर्म रोड बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म रोड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म रोड का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये यहाँ पे होगा, आप सबको दिख रहा होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये वाली लेंथ अगर l/2 है, रोड का लेंथ l है तो ये l/2 होगा ना, तो ये वाला लेंथ भी l/2 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन में, पहले एग्जाम्पल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ये है अपने पास बेटा ये रिंग। ये रिंग आप सब लोग रिंग को जानते होंगे। तो रिंग जो है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा क्या, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। मीन्स मैं लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास रिंग का, ठीक है। इसी टाइप से अगला एलिमेंट मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा डिस्क वाला। अगला एलिमेंट क्या बना रहा हूँ मैं, डिस्क। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा आप सोचो जरा। अगर अपने पास डिस्क आ जाए रिंग की जगह, यहाँ रिंग की जगह क्या आ जाता है अगला एलिमेंट, डिस्क।
तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी आप लोगों को पता होगा, यही होने वाला है क्या, ये पॉइंट, अगेन ये भी सेंटर हो गया क्या, ठीक है। अगर अपने पास में आ जाता है ट्राइंगुलर प्लेट, ये क्या है बेटा, ट्राइंगुलर प्लेट है, ये क्या आ गई, ट्राइंगुलर प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट, या इसको ट्राइंगुलर लेमिना भी बोला जा सकता है। अब ये ट्राइंगुलर लेमिना यूनिफॉर्म है बेटा, है ना, सब में यूनिफॉर्म नहीं लिख रहा हूं मैंने यही लिखा है खाली, यूनिफॉर्म रीड चाहते हैं, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर, भाई यूनिफॉर्म सब जगह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ सिमेट्रिकल लिख दिया। अब इसका जो है ना, इसका सेंटर ऑफ मास होता है, इसका तो सेंटर पे होगा, इसको लिख नहीं रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास एट सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क के सेंटर पे हो जाएगा। इसका यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये बताता हूं जरा। तो सेंटर ऑफ मास एट सेंट्रोइड। अब कुछ बच्चे तो सेंट्रोइड भूल गए होंगे, सेंट्रोइड कहां होता है, तो यहां से क्या होता है, यहां से ये इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट है, यहां पे इस लाइन को क्या बोलते हो आप, मीडियन। एक मीडियन ड्रॉ करो, यहां से दूसरी मीडियन ड्रॉ करो और तीसरी मीडियन ड्रॉ करो। कुछ बच्चे भूल गए होंगे मेरे को लग रहा है, तो ये इसका सेंट्रोइड होता है, ये इसका सेंट्रोइड जो होता है वही इसका सेंटर ऑफ मास है। तो कैसे पता करेंगे जरा, मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आप लिख देना x1 x2 x3 अपॉन 3, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। हो सकता है मैथ्स वाले बच्चों को तो पता हो अभी भी, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 है। तो ऐसे y सेम क्या आ जाएगा बेटा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z सेम क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये इसका ट्राइंगुलर प्लेट की कहानी होगी, ठीक है। ये मीडियन से बेटा, तीनों मीडियंस क्या होती है, जो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को वर्टेक्स वाले पॉइंट से मिला दें तो इसको मीडियन बोला जाता है। जहां तीनों मीडियन कट करती है उसी को सेंट्रोइड बोल दिया जाता है। और भी एग्जांपल है इसके, जैसे अगला एग्जांपल है रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो कहाँ होगा, देखो ये रेक्टेंगुलर प्लेट आ गया, ये रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसा बना दिया मैंने, रेक्टेंगुलर प्लेट ये। अब इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करें बेटा, ये कॉर्नर यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, और ये इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है। और इसको बोला जाता है जहाँ डायगोनल कट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, जहाँ दोनों डायगोनल कट करेंगे वहाँ आ गया। अगला जो है सॉलिड स्फीयर बोल दूँ या होलो स्फीयर बोल दूँ, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर का इनके जैसे लिख दूंगा मैं। तो ये सॉलिड स्फीयर आ गया मान लो, तो इसका यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर आ गया कि ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, जो सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। ऐसे होलो स्फीयर में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कहानी लिख लो जरा, ये नहीं भी बताता ना मैं तो आप सब लोगों को पता होती, बस ये ट्रायंगुलर प्लेट का आपके लिए हो सकता है नया हो, मुझे तो सेंट्रोइड आंसर लगता है। क्यों सेंट्रोइड क्यों है, इसका रीजन भी बता देते हैं। देखो ये यहाँ से इसको अगर मैं मानूंगा ना, तो इसके एलिमेंट ऐसे 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 रोड बनाऊंगा क्या, तो ये जो नीचे वाली रोड बनेगी उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, अगला नीचे रोड सेंटर ऑफ मास यहाँ 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 यहाँ, ऐसे इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएंगे सभी के। अब यहाँ एक लाइन बनेगी ना, तो नीचे वाला मास ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ वाली रोड बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी, सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। या फिर आप डायरेक्ट ट्राई सेंट्रोइड पे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, फिर अगले पार्ट पे आते हैं अपन। आपके पास तो स्पेस होगा तो आप होलो स्फीयर भी लिख सकते हैं। यहाँ होलो स्फीयर, होलो डायग्राम बना लेना, लिख देना सेंटर ऑफ मास एट सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्वेश्चन के थ्रू चीजें समझेंगे कि किस टाइप से, बाकी देखो ये तो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन थे, जरूरी थोड़ी हर बार सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर बार सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये रोड थी बेचारी, सिंपल सादी रोड है, एकदम यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास मिड में आ गया। अगर यही रोड उल्टी पुल्टी होती कुछ, तो उसका सेंटर ऑफ मास बदल जाता कहीं। जैसा भी मैं एक क्वेश्चन करवा के आपको बताता हूं। तो यहां तक की कहानी लिखो आप लोग, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चे जल्दी, और फिर यहां तक की कहानी लिख लो।
चलो आगे बढ़े। कहानी यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। रब करते हैं इसको और क्वेश्चंस पाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। दो क्या आगे, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। रोड वाला क्वेश्चन लिखता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द लीनियर मास डेंसिटी linear mass if the linear mass density of a rod of length capital L varies, अब ये यूनिफॉर्म रोड नहीं है क्योंकि इसका लीनियर मास डेंसिटी बदल रहा है। लैम्डा इक्वल टू a प्लस बी एक्स। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर मास। क्या पता करना है? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और x क्या है? वेयर x इज द distance from one of its end। इसके एक एंड पॉइंट से डिस्टेंस है, कोई भी एक पॉइंट मान लो, दोनों एंड में से एक एंड से डिस्टेंस है, और a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है, कुछ भी a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ए एंड बी जो है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, सिंपल कॉन्स्टेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, देखो पहले तो मैं क्वेश्चन का डिफरेंस समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है, देखो जैसे मान लो अगर ये यूनिफॉर्म रोड होती, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है देखो, मतलब आंसर क्यों L/2 पे नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का, L/2 से अलग क्यों इसका आंसर होगा, इसके पीछे का लॉजिक, कहानी यहां लिखता हूं, यहां फालतू की कहानी बताता हूं। अगर ये यूनिफॉर्म रोड होती ना बेटा, यूनिफॉर्म रोड होती तो इसका लैम्डा कांस्टेंट होता। लैम्डा क्या होता? कांस्टेंट। बट यहां से लैम्डा तो वेरिएबल है। अगर लैम्डा कुछ कांस्टेंट हो ऐसा 2 kg पर मीटर, इसका मतलब तो हर 1 मीटर का मास 2 kg होगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म रोड होगी तो लैम्डा वेरिएबल होगा। लैम्डा क्या होगा बेटा? वेरिएबल होगा, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है। मान लो ए और बी के कुछ ऐसा होता लैम्डा kg पर मीटर। इसका मतलब ये है अगर x का वैल्यू 0 है, तो लैम्डा आ रहा है 2 kg पर मीटर। मतलब x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करता हूं, जैसे रोड बना दी मैंने और इस रोड में ये x इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू 0 पर लैम्डा कितना आया? 2 kg पर मीटर। मतलब यहां पे अगर मैं 1 मीटर की रोड लेता हूं तो मास कितना आएगा? 2 kg। अगर मैं x इक्वल टू 2 पे पहुंच गया तो यहां पे जो लैम्डा निकल के आया मेरे पास कितना आया? 2 प्लस 3 इंटू 2 6 8, तो लैम्डा 8 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो लैम्डा आया 8 kg पर मीटर आएगा, मतलब 1 मीटर में 8 kg। बट इसमें भी चेंजेस है, क्योंकि जैसे मान लो x का वैल्यू 2.1 हो गया तो 2.1 पे लैम्डा बदल जाएगा, x का वैल्यू 2.2 हो गया तो लैम्डा बदल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये छोटा छोटा सा मास लिखते हैं। अगर आप x का वैल्यू 2 रखोगे तो लैम्डा अलग आएगा, 2.1 रखोगे 2.2 2.3, तो सब जगह लैम्डा अलग अलग आ रहा है कि हर एक थोड़ा थोड़ा सब
थोड़ा सा भी डिस्टेंस बदल गया तो लेमडा बदल गया क्या। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, एक छोटा सा चिन्ना सा एलिमेंट लेते हैं, बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। वो छोटे से एलिमेंट लेने का क्या मतलब होगा कि उस छोटे से एलिमेंट की जगह पे, जैसे मैं मान लेता हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 1.99999999 यहां से लगा के x इक्वल टू 2.000000001, तो मैं ये वाले रीजन में ये लेमडा को ऑलमोस्ट क्या मान सकता हूं, 8 kg पर मीटर। कैसे माना मैंने, क्योंकि मैंने x इक्वल टू 2 मान के आंसर बता दिया आपको, क्योंकि ये भी तो 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है। बट अगर मैं 2.1 कर देता हूं, अगर मैं x का वैल्यू 2.1 कर दूं, x का वैल्यू जैसे 2 रखा तो लेमडा कितना आ गया 8। अगर x का वैल्यू 2.1 कर देता हूं तो लेमडा बदल जाएगा, x का वैल्यू 2.1 करते हैं क्या आ जाएगा बेटा 6.2 और ये आ जाएगा 8.2, बदल गया क्या। अगर ये थोड़ा यहां से, इसीलिए तो अपन छोटा सा एलिमेंट लेते हैं बेटा। छोटा सा एलिमेंट क्यों लेते हैं, ताकि उस लेमडा को क्या मान सके अपन, कांस्टेंट। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, यहां पे मैं इस लेमडा को 8 मान सकता हूं ऑलमोस्ट। तो ध्यान रखिएगा, लेमडा कांस्टेंट, लेमडा वेरिएबल। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में लेमडा तो क्या है, वेरिएबल है, बट मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में एलिमेंट लेना होगा बेटा, हर एक क्वेश्चन में एलिमेंट लेना होगा। तो मैं पहले इसमें एलिमेंट लेना सिखाता हूं आपको। ये अपने पास रोड आ गई बेटा, ये दिखने में ये यूनिफॉर्म दिख रही है, बट है हकीकत में नॉन यूनिफॉर्म है। ये मान लो अपना एक्स एक्सिस आ गया, ये मान लो अपना वाई एक्सिस आ गया, ये वाले एंड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे गया मैं, और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, बहुत जो छोटा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का विड्थ बहुत कम है और वो है dx। तो यहाँ पे जो लेमडा आएगा वो लेमडा क्या है, a प्लस बी एक्स। तो ये कुछ न कुछ कांस्टेंट माना जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, मुझे एक्सियम चाहिए, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। y कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है 0 आएगा एंड z कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना ऑब्जेक्ट। अरे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, x एक्सिस पे, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर थोड़ी आएगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा ना, इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएगा। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, z कोऑर्डिनेट 0 हो गया। मैंने ऐसा मान लिया कि वो रोड जो है वो x एक्सिस के अलोंग रखी है, ठीक है। ऐसा क्या मान लिया अपन ने, रोड किधर रखी है बेटा, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो एक्सियम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक्सियम का फॉर्मूला क्या लिखा था आप लोगों ने, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। याद है ऐसा बच्चे, भी मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखो, आप फॉर्मूला याद रखोगे तो कुछ न कुछ कर सकते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रही है कहानी। तो बच्चों समझने के लिए ट्राई करना होगा। एक ही क्वेश्चन है इसमें मैं जो इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चन में मैं इंटीग्रेशन यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा और सबके, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी रिजल्ट याद रखने में। और जिसको लगता है नहीं सर हमें पूरा इंटीग्रेशन से सोल्व करना है, तो पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, खुद से सोल्व करके देखना, नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेमडा आ गया, एक्सियम क्या आ गया, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अब ये डीएम क्या होता है, डीएम जो है मास ऑफ एलिमेंट होता है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट। वो जो छोटा सा एलिमेंट होता है उसका मास डीएम होता है। अब यहाँ ये एलिमेंट छोटा सा, तो डीएम की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, लेमडा इंटू डीएक्स। मैंने बोला था ना मास निकालना है, तो मास क्या होगा, लेमडा इंटू लेंथ। तो उस एलिमेंट का लेंथ कितना है, डीएक्स। एक्स डिस्टेंस पे जाके यहां से इस एंड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे गया मैंने, और एलिमेंट ले लिया मैंने कितना, dx विड्थ का, तो लेमडा इंटू dx उसका मास आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x क्या होता है, वो जो एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो वो ऑलमोस्ट यही हो जाएगा xc। तो यहां से xc लिखूंगा ना, तो क्या आ गया बच्चे, इंटीग्रेशन x dm की जगह लिखा लेमडा dx अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा dx। यहां तक की कहानी में कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा बेटा, अब यहां से एक बढ़िया चीज, अगर मान लो लेमडा कांस्टेंट होता, इस क्वेश्चन में तो लेमडा वेरिएबल है क्या, लेमडा यहां से देखो वेरिएबल आ रहा है क्या बेटा। बट अगर मान लो लेमडा क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया होता, लेमडा अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया होता ना बेटा, तो ये लेमडा यहां से बाहर आ जाता क्या, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है कांस्टेंट, लेमडा यहां से भी बाहर आ जाता क्या, ऊपर वाले लेमडा ने नीचे वाले लेमडा को मार दिया, खत्म।
x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाता, नीचे dx का इंटीग्रेशन x हो जाता, लिमिट लगाते और आंसर निकल के आता L/2। जो मैंने रोड का, अरे यूनिफॉर्म रोड का डायरेक्ट आंसर लिख दिया था क्या मैंने, क्या लिख दिया था डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिया था मैंने यूनिफॉर्म रोड का L/2, वो आ जाता। बट अभी यहाँ L/2 आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये लेमडा बाहर नहीं आने वाला, लेमडा बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये लेमडा तो क्या है बच्चे, वेरिएबल है। चलो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं लेमडा का वैल्यू पुट कर दूं क्या, पहले आप एक काम करो, अब आपको क्या करना है बच्चे मैं बता देता हूँ। लेमडा की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख लो, लेमडा की वैल्यू यहाँ से रखो, यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 to L। मिनिमम लिमिट x की 0 आ सकती है, मैक्सिमम यहाँ रोड का लेंथ तक जा सकता है, लिमिट 0 to L लगाओ, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करके देखो, अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है वो करके देखो, पूरा नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करो, ये भी नोट कर लो चाहो तो, और क्वेश्चन को सोल्व कर लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। देखो क्या है, XCM इंटीग्रेशन x, लेमडा की जगह क्या लिख लिया, a+bx इंटू डी एक्स अपॉन लेमडा की जगह क्या लिख लिया, a+bx dx। ठीक है, अब यहां से XCM ऊपर इंटीग्रेशन ax प्लस bx स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी मैं नीचे वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर दूं, यार को बाद में करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन a+bx, सबका इंटीग्रेशन एक साथ कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ a इंटू एक्स आ गया और b इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब XCM निकालूंगा ना बेटा, तो a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, b बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी लगाता हूँ, और यहाँ a का इंटीग्रेशन a इंटू एक्स हो जाएगा, b का इंटीग्रेशन bx स्क्वायर बाई 2 हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ भी लगा दूंगा। यहाँ पे अगर लिमिट की बात किया जाए बच्चे, यहाँ x की लिमिट 0, x की लिमिट L, लिमिट जो जा रही है 0 से L, लिमिट 0 से L। अब पर लिमिट लोअर लिमिट सोल्व करना आता है कि आपको? ठीक है, तो XCM क्या आ गया बेटा, a इंटू एल स्क्वायर बाई 2, b इंटू एल क्यूब बाई 3, ये तो अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 0 प्लस 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे लिखूंगा a इंटू एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट तो ये हो गई, लोअर लिमिट 0 प्लस 0 हो गई है। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा क्या, 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइड वाली टर्म को हटाने के लिए, तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 3al स्क्वायर आ गया, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2bl क्यूब अपॉन 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 6al प्लस 3bl स्क्वायर, ऐसा आंसर आ जाएगा। चेक करो जरा जल्दी से, क्या आप लोगों ने सोल्व किया क्या आप लोगों का ऐसा ही आंसर था? इंटीग्रेशन तो सोल्व किया ही होगा बेटा आप लोगों ने, इंटीग्रेशन में नहीं सोल्व किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आंसर आ गया बेटा। चाहो तो एल को कट कर दो ऊपर नीचे से, यहाँ से एल कॉमन लो के कट कर दोगे तो आंसर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक एल गायब कर देना, क्योंकि एक एल गायब हो रहा है ना, ये एल गायब होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, एक एल गायब करूंगा तो यहाँ एल बचेगा, यहाँ एल बचेगा, यहाँ पे एल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से पूरा एल गायब हो जाएगा और यहाँ पे एल बचेगा। ठीक है, सारा एल गायब करोगे तो ये लिख लो इस टाइप का। ठीक है, नोट करो जरा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में, जेई में, नेट। लेमडा बदल देता है बस, जरूरी नहीं लेमडा a प्लस बी हो, लेमडा 3x दे दिया, लेमडा 2x दे दिया, लेमडा का वैल्यू कुछ भी दे दी जाए, प्रोसेस यही होगा। यहाँ तक का प्रोसेस यही है, लेमडा का वैल्यू यहाँ से पुट करना बदल देगा। अब देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल देता अगर यूनिफॉर्म रोड होती, यूनिफॉर्म रोड में आंसर L/2 आया था ना, मिड पॉइंट, वो कैसे आता है देखो, अगर लेमडा कॉन्स्टेंट होता ना, लेमडा कॉन्स्टेंट होता बाहर आ जाता, लेमडा कॉन्स्टेंट होता बाहर आ जाता। ठीक है, इंटीग्रेशन dx और x का इंटीग्रेशन करता ना मैं, तो आंसर आ जाता है L/2। करके बताऊँ, यहाँ तक की कहानी लिखो, भी मैं करके बता देता हूँ, देखो कैसे आता हूँ। यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, और फिर मैं वो सोल्व करके बताता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, इन अबव क्वेश्चन
इफ लैम्डा बराबर कांस्टेंट होता या फिर यूनिफॉर्म रोड होती तो क्या कहानी होती। तो सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट यहां से एक्सियम का, इंटीग्रेशन x लैम्डा dx अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा dx। ये मैंने ये यहीं से लिख दिया डायरेक्ट, यही वाली स्टेप। ठीक है, अब लैम्डा बाहर हो जाता है, लैम्डा बाहर हो जाता है क्या बेटा? आंसर मुझे पता है λ/2 आना है, सॉरी L/2 आना है। अब यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है क्या? लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा क्या? तो एक्सियम क्या लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन लैम्डा इंटीग्रेशन x dx अपॉन लैम्डा बाहर इंटीग्रेशन dx। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, एक्सियम इंटीग्रेट कर लूँ, x का इंटीग्रेशन x²/2 dx का इंटीग्रेशन x। लिमिट लगा लेंगे अब 0 से l, लिमिट लगा दी कहाँ से कहाँ मैंने, 0 to l, 0 to l। तो क्या आ गया है, l²/2 माइनस 0, l माइनस 0, आंसर आ गया L/2। ठीक है, तो वो जो मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था ना आपको, उसका डेरिवेशन भी मिल गया क्या आपको है इन अबव क्वेश्चन। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म रोड हो जाएगी ना, और यूनिफॉर्म रोड है तो मुझे पता है मिड में होना है, बट कैसे आया ये डेराइव भी कर लिया अपन ने। क्लियर है कहानी? लिख लो जल्दी से यहाँ तक की कहानी, जल्दी से यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से। मुझे पता है ये क्वेश्चन हार्ड है, बट आप इस क्वेश्चन पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। हर बार जब भी नोट्स रिवाइज करो इस क्वेश्चन को बिना देखे सोल्व करो। 2 बार तो अभी सोल्व कर लो बिना देखे, एक बार आप सोल्व करोगे आपका आंसर गलत आएगा, मैच नहीं करेगा। ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो लैम्डा वेरिएबल वाले की। ठीक है, एक बार गलत आएगा, बिना देखे सोल्व करो। क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन देखो रफ में लिख के देखो सॉल्यूशन। गलत करोगे फिर वापस सॉल्यूशन पढ़ो, पूरी कहानी समझो, फिर बिना देखे सोल्व करो, फिर सही करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो वापस करके देखो। और जब भी रिवीजन करो इस क्वेश्चन को बिना देखे सोल्व करना। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे, ये तो मैंने यूनिफॉर्म रोड की कहानी आपको समझा दी, ऐसे सबका डेरिवेशन तो अपन करके नहीं देखेंगे। यूनिफॉर्म रोड का तो इस क्वेश्चन में आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। और ये इसके बाद मैं आपको कुछ रिजल्ट्स लिखाता हूं। जैसे अभी तक क्या किया बेटा, अभी तक जैसे मास होता है, देखो मैं समझाता हूं क्या समझाना चाह रहा हूं आगे की कहानी। जैसे मास है, आप सभी लोगों ने होलो स्फीयर देखा होगा या सॉलिड स्फीयर देखा होगा। ये सॉलिड स्फीयर आ गया मेरे पास, ये सॉलिड स्फीयर आ गया। आपसे बोल दिया जाए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप सब खुशी खुशी बता दोगे इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। बोल दिया जाए कि इस स्फीयर को आधा काट दिया है और ये आधा ही स्फीयर बचा है, इतना सारा आधा स्फीयर बचा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो पहली बात तो ये है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा। अरे ये वाला पॉइंट नहीं होने वाला है इसका सेंटर ऑफ मास। क्यों नहीं होने वाला? अरे ये वाला पॉइंट तो तब होता है जब नीचे का मास भी होता है। नीचे का मास गायब कर दिया मैंने तो सेंटर ऑफ मास तो यहां नहीं रहने वाला है, बट सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर आएगा क्योंकि ये लाइन सिमेट्रिकल है। इस लाइन के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के जस्ट बीच में लिख दिया आंसर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है तो जस्ट बीच में r/2 पर आंसर हो गया ना। क्यों नहीं होगा? अरे नीचे वाला मास ज्यादा है ना बेटा, तो सेंटर ऑफ मास तो नीचे होगा, यहाँ कहीं यहाँ पे होगा। किस जगह पे होगा एग्जैक्ट, ये तो अपने को कैलकुलेशन करने से पता लगेगा। कैलकुलेशन कैसे करनी है, एलिमेंट लेना है, इंटीग्रेशन करना है। एलिमेंट कैसे लेते हैं, अब इसका एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, बट मैं एलिमेंट लेके इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं इसका क्या है। ऐसे ही अपने पास जो और भी बहुत सारी ज्योमेट्री हो सकती है, होलो स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, ये इस टाइप से डिस्क हो गई, ये इस टाइप से रिंग हो गई, रिंग का सेंटर ऑफ मास, या फिर एक कोन हो गया, कोन का सेंटर ऑफ मास, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास। तो ये सारे सेंटर ऑफ मास में डायरेक्ट रिजल्ट दिखा देता हूं आपको। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट एज इट इज काम आते हैं बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है सर हमें तो डेरिवेशन भी बताओ, नीट वाले बच्चों के लिए तो इनके डेरिवेशन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। JEE में भी जो बच्चे एडवांस के लिए सोचते हैं कि सर हमें एडवांस करना है, IIT में जाना है, तो उनको डेरिवेशन भी सोचने पड़ेंगे। तो आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो समझते हैं जरा। तो मैं लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रीज जिनका सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं। तो क्या लिख रहा हूं देखो,
हेडिंग लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कॉमन सिस्टम, ठीक है। कुछ कॉमन सिस्टम है जिनका सेंटर ऑफ मास लिख दिया जाए, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर करके बताऊंगा, 6 सिस्टम बताऊंगा, तो हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। तो पहला सिस्टम क्या है बेटा, पहला वाला इधर लिखूंगा, ये एक रिंग है, पूरी रिंग नहीं है, आधी रिंग है, यहां से लगा के ये आधी रिंग आ गई है। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास बताना है मुझे। तो पहले तो ये है क्या, ये है सेमी सर्कुलर फ्रेम या सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग या सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग, मतलब जितना है ना उतना यूनिफॉर्म है, ये रिंग है। ऐसे इधर लिख रहा हूं सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। तो डिस्क कैसे बनेगी बेटा, यहां से ये इस टाइप से डिस्क बनेगी क्या, ठीक है, ये इस टाइप से डिस्क बन गई। तो अब होगा क्या, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए मुझे, तो सेंटर ऑफ मास कैसे देखना है, देखो ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, अब मुझे पता है ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कौन सी लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ये जो रिंग है बेटा, रिंग का मतलब, इस रिंग का मतलब ये है कि यहीं पे मास है, बस यहां पे मास है और कहीं पे भी मास नहीं है, मैंने डार्क कर दिया, ये यहीं पे मास है। इसका मतलब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास इसका होगा बेटा यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये मैंने सेंटर ऑफ मास बना दिया। ये वाली डिस्टेंस जो होती है बेटा, ये होती है 2r/π, 2r/π। तो अगर बोला जाए बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, एंड साथ में z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में आपको दिख रही है। एंड वाई सी एम जो होगा ये होगा 2r/π। बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखें, ये जब 2r/π डिस्टेंस है, यहाँ पे r क्या है, r तो रेडियस है, r इसका रेडियस मान लिया, r क्या मान लिया मैंने, रेडियस। तो ये जरूर ध्यान रखना है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये वाला यहाँ से नहीं है, कभी कभी क्या करेगा, ये रिंग को ऐसे बना देगा, ये ऐसे रिंग बना देगा और यहाँ ओरिजिन बना दिया, ये 0,0 है। तो कुछ बच्चे अगर 2r/π रट लेंगे तो ये आंसर 2r/π लिख देंगे, जो कि गलत आंसर है। 2r/π इधर से होगा, इधर से 2r/π, इधर से आंसर लिखूंगा तो r - 2r/π होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2r/π, ये जो रिंग का सेंटर, कौन सा वाला सेंटर, अगर पूरी रिंग होती बेचारी, आधी रिंग काट दी गई है, तो जो आधी रिंग बची है, अगर पूरी रिंग होती बेचारी, तो जिसका जो सेंटर होता ना, उस सेंटर से डिस्टेंस है ये 2r/π, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में गलती नहीं कर देनी है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा आता है, क्वेश्चन में ये रिंग का रेडियस दे दिया जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, r का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उल्टा पुल्टा डायग्राम ज्योमेट्री बना सकता है, ऐसा रिंग बना दिया, ऐसा रिंग बना दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, यहां से डिस्टेंस देख लेना 2r/π, इधर हो जाएगा आंसर। अगर रिंग सपोज ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया रिंग, तो आंसर यहां से देख लेना 2r/π, तो इधर से r - 2r/π, तो ये आपको देखना होगा बेटा, ठीक है ना। तो 2r/π इसका आंसर आप लोग हरदम याद होना चाहिए, आपको हमेशा पता होना चाहिए। जब भी अगला लाइव लेक्चर आएगा मैं इसके बारे में जरूर आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो जरूर इसको याद रखना। 6 फॉर्मूले लिख रहा हूं अभी, और 6 के 6 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए बच्चे, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला क्या है, देखो अगेन मैंने ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये मैंने वाई एक्सिस बना लिया, तो मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि इसमें नीचे वाला मास ज्यादा है, उसमें थोड़ा ऊपर होगा। तो ये आंसर आकर निकल के आता है 4r/3π, 4r/3π। तो इसका आंसर अगेन एक्स सी एम, तो इसमें भी 0 हो गया, एंड जेड सी एम इसमें भी 0 हो गया, एंड जो वाई सी एम निकल के आता है ये आता है 4r/3π। याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, 1 2 3 4 कैसे, देखो r/π तो दोनों में रिजल्ट आ रहा है क्या, r/π तो दोनों में लिख लिया, r/π तो दोनों में लिख लिया। नीचे से गिनती शुरुआत करना है 1 2 3 4, ऐसे याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। रिंग सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क, r/π दोनों में आ रहा है, r/π 1 2 3 4, नीचे से शुरुआत करनी है,
ठीक है। इसका नीचे होगा सेंटर ऑफ मास 4r/3π वाले का, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा यहां तक की कहानी, वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसके बारे में लिख लो यहां तक। चलो लिखा यहां तक, आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड एंड फोर्थ लिखता हूं मैं। थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड में हो जाएगा होलो हेमिस्फीयर, थर्ड होगा होलो हेमी बोले तो आधा स्फीयर, और फोर्थ होगा सॉलिड हेमी बोले तो आधा स्फीयर, ठीक है। तो होलो हेमिस्फीयर में ये आंसर बदल जाएंगे, ये वाला आंसर बदल गया, ये वाला आंसर भी बदल जाएगा। तो क्या आएगा देखो आंसर। अब डायग्राम थोड़े चेंज कर लेने हैं। डायग्राम में उसमें यहाँ ऐसा लगाना ताकि लगेगा ये होलो स्फीयर है। पिछले वाले में तो रिंग था ना, 3D ज्योमेट्री लगनी चाहिए ना। 3D ज्योमेट्री लगाने के लिए मैंने क्या किया, ये इस टाइप का डायग्राम बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास, अगेन ये जो इसका सेंटर है ना वो ओरिजिन पे है। वो अगर पूरा स्फीयर होता सॉलिड या होलो तो उसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है। अब वापस मुझे पता लग गया x cm तो 0 होना चाहिए, y cm 0 होना चाहिए, यही लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होलो वाली डिस्टेंस होती है बेटा, ये होती है r/2। याद रखनी है, डेरिवेशन में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह आएगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैं पूरा डेरिवेशन सोल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा आधे घंटे तक, और आप मुंह लटका के बैठ जाओगे, फिर रिजल्ट भी याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, डेरिवेशन को छोड़ो। भी नीट वालों को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। नीट वाले स्टूडेंट को 1%, 0% जरूरत है इसके डेरिवेशन की, ठीक है ना। और ये आंसर होगा 3r/8, डायरेक्ट याद रखो, नोट कर लो जल्दी से, कोई गड़बड़ ना हो जाए, फटाफट से नोट करो। होलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर आधे आधे हैं, r रेडियस है सब जगह बेटा, ठीक है। r क्या है अपना रेडियस। तो रिजल्ट याद होने चाहिए बच्चों आप लोगों को, रिजल्ट याद होंगे तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट याद होंगे तो आंसर जरूर आ जाएंगे। r का वैल्यू दिया होगा, आंसर निकल जाएगा, r का वैल्यू दिया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वापस से वो घुमा फिरा के कर देगा, जैसे मैंने रिंग में बताया था ना। इस सॉलिड स्फीयर को अगर ऐसा उल्टा रख दिया जाए तो उससे भी आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। कैसे भी रख दूं मैं, आंसर तो आ ही जाएगा ना। ये ऐसा रख दिया जाए तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट, यहां तक वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी से, फटाफट फटाफट। थर्ड फोर्थ हो गया, 5 6 6 ज्योमेट्री का बोला था, 4 ज्योमेट्री का लिख चुके हैं, 2 का और लिख रहा हूं। 6 का हरदम फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट समझते हैं जरा, 5th एंड 6th। तो ये मिटा देता हूं मैं, थोड़ा अलग ज्योमेट्री बनेगी। चलो नेक्स्ट है 5 है होलो कोन, होलो कोन का ज्योमेट्री बना दिया है, ये ज्योमेट्री, ठीक है। अब वापस मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूं बेटा। ये वाला आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया 0,0, ठीक है। सिमेट्रिकल सिस्टम है। अगेन एक्स CM तो 0 हो जाएगा एंड जेड CM 0 हो जाएगा। मैंने डायग्राम सारे ऐसे बनाई है ताकि वाई CM आए, वाई CM ऐसे अगला वाला एंड लास्ट वाला 6 सॉलिड कॉन। सॉलिड कॉन में क्या डिफरेंस होगा, यही सारा सब कुछ है, बस इसमें क्या होने वाला है, सॉलिड कॉन में यहां पे भी मटेरियल होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। अगेन एक्स CM 0 होगा बेटा एंड जेड CM 0 होगा, वाई CM का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं हो सकता है बेटा, ये आ गया सेंटर ऑफ मास, ये होता है h/3 पे। अब h कौन सी हाइट है, ये यहां से यहां तक h हाइट है टोटल, ठीक है। स्लांट हाइट नहीं है, सीधा सीधा हाइट है। क्वेश्चन में कभी अगर सीधा सीधा हाइट नहीं दिया होगा तो आप ज्योमेट्री लगा के निकाल लेना। ये h हाइट आ गई, इसमें यहाँ नीचे होगा थोड़ा, ये आंसर होता है h/4, ये सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है। h/3 h/4, ध्यान रखिएगा सारे रिजल्ट बेटा, h/3 h/4 नोट कर लो जल्दी से। फिर एक याद रखने का लॉजिक भी बताता हूं आपको, ठीक है। याद रखने का एक लॉजिक भी बताऊंगा, देखो क्या है लॉजिक, समझो जरा ध्यान से। देखो ये होलो कौन है और ये सॉलिड कौन है।
अब सॉलिड कौन में क्या होगा बेटा, ये जो सर्कल वाला जहां बन रहा है ना सर्कल, अब यहां तो मास ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर 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 जा रहा है मास कम होता जा रहा है, मास उसमें भी कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें नीचे ज्यादा मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आना चाहिए। तो h/3 और h/4 में छोटा कौन है, h/4, तो इसका आंसर h/4 आ गया, उसका आंसर h/3 आ गया। ठीक है, अब रटना तो पड़ेगा बेटा, अब अपन ने डेरिवेशन स्किप कर दिया इंटीग्रेशन की वजह से, इंटीग्रेशन मैं नहीं चाह रहा हूं इंटीग्रेशन अपन फंसे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। नीट वाले बच्चों को जरूरत नहीं होती डेरिवेशन की, जेई में भी एडवांस वाले बच्चों को जरूरत होती है, तो वो ट्राई करना एक बार। ठीक है, तो h/4 है ये, h/4 ऐसा लिख ले। ऐसे ही पिछला वाला जो किया था ना मैंने, सॉलिड हेमीस्फीयर होलो हेमीस्फीयर, उसमें भी इधर वाला जो रिजल्ट आया तो 3r/8 आया था, तो ये 3r/8 r/2 से छोटी क्वांटिटी है, 3r/8 नीचे आया और r/2 ऊपर आया। ऐसे ही अगला वाला जो 4r/3π वाली क्वांटिटी भी नेक्स्ट इससे कम है 2r/π से, तो इसमें भी नीचे नीचे आएगा क्योंकि वहां मास होता है। ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट बच्चों आप लोगों को याद रख लेने हैं, 6 रिजल्ट याद रखने हैं हमेशा, हर दम पता होने चाहिए, आगे काम आएंगे। क्वेश्चन में h दे दिया जाता है, अभी ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, ये यहां से यहां तक की हाइट दे दी और इसका सेंटर ऑफ मास पूछ लिया, h दे दिया, तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अब ध्यान रखना, अगर ये वाले कॉर्नर से पूछा जाएगा आंसर, तो आंसर क्या लिख दोगे, h - h/4, तो आंसर हो जाएगा 3h/4। ऐसे इसमें भी h - h/3, तो 2h/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ कहानी खत्म करते हैं आज वाले लेक्चर की। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसमें नीचे क्यों आ रहा है, इसमें मास यहाँ पे ज्यादा है क्या, ये सर्कल पे मास ज्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे रहेगा इसके कंपैरिजन में, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है h/3 किस में आएगा, h/4 किस में आएगा, तो इसका कंफ्यूजन ऐसे दूर कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जो भी सॉलिड क्वांटिटी है ना, उनके आंसर छोटे आएंगे। छोटे मतलब जैसे h/4 इसलिए आ रहा है, नीचे दबा हुआ आएगा सेंटर मास, क्योंकि नीचे मास ज्यादा है। ऐसे पिछले वाले में भी जो सॉलिड हेमीस्फीयर था ना, उसमें आंसर 3r/8 आया था, 3r/8 छोटी क्वांटिटी है, वो इधर आएगा। ठीक है ना, ये सर्कुलर शेप की साइड में, क्लियर है। नहीं याद रहता, याद रखिए, लॉजिक मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं बच्चों, तो याद रखना रिजल्ट। आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, कल इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा मैं बच्चों, आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।